जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल धाम ऐप पर। और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप मेरे साथ बने रहे। और आपके लिए, यदि आप हमारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स यदि लेना चाहते हो, अभी शुरुआती बच्चों, कहने का मतलब शुरुआत में आपको कुछ मामूली फीस के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि शुरुआत में 1000 बच्चों के लिए आपको सामान्य विज्ञान का कोर्स मात्र 299 रुपये में मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान की हम बात करते हैं तो हमारी जनरल साइंस है वो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान या विज्ञान जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, उन्हीं के बारे में क्या किया जाता है, हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की विज्ञान होती है, वो क्या होती है, सामान्य विज्ञान होती है, जिनको अनिवार्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान के बारे में यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे पहले उनकी शाखाओं की बात करते हैं। कहने का मतलब विज्ञान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या हम किस किस के बारे में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो उनकी ब्रांचेज, या हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान में हम क्या और किस प्रकार से करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत जनरल साइंस में हम विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। तो जनरल साइंस में प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणीकृत ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा आपको एकदम नॉर्मल लगती होगी, क्योंकि हमने शुरुआत से ही क्या किया है, रट्टा मारा है। रट्टा मारने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें भी एक परिभाषा होती है वो पहले लिख के आनी होती थी पेपर में, और उसके बाद हमें क्या होता था, टीचर जांच करता था तो उसमें क्या होता था कि हमें नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक शब्द से हमें उसको जोड़ करके या उसकी प्रकृति को समझ करके हमें क्या करना पड़ेगा, विज्ञान के बारे में समझने, अपनी समझ और सोच को विकसित करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें विज्ञान विषय कठिन क्यों लगता है। इसका रीज़न ये रहता है कि हम क्या करते हैं कि उसको रटने की कोशिश करते हैं या उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें याद नहीं रहता। इसका मतलब होता है कि विज्ञान है वो रटने का विषय न होकर के एक समझने का विषय होता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें देखो कि सामान्य विज्ञान की हम परिभाषा में देखते हैं तो हमारी बात ये आती है कि जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध मतलब जो प्रकृति में हमारे चारों ओर जो घटना हो रही है उसको हम यदि क्रमबद्ध रूप से यदि पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं एक आपको सामान्य एग्जांपल देता हूं कि हम ऐसे सोचते हैं कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तो ये क्या होता है, क्रमबद्ध होता है या लगातार होता है। कहने का मतलब हो गया कि ये हजारों साल या लाखों साल या हम पैदा हुए तो उससे पहले से लेकर के आज तक ये घटना होती है, ये और आगे भी होती रहेगी। कहने का मतलब प्रकृति में जो भी घटनाएं होती है वो क्या होती है, क्रमबद्ध रूप से होती है। क्रमबद्ध रूप से होने का मतलब है कि हम देखते हैं कि प्रकृति में जो क्रमबद्ध होने वाली घटनाएं, उनका अध्ययन से हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन होता है। अब यदि मैं दूसरी घटना और लेता हूँ विज्ञान से संबंधित, तो आप देखते हो कि ऋतुएं बनती है। ऋतुएं बनने का रीज़न क्या होता है कि कभी बारिश आती है, कभी सर्दी आती है, कभी क्या आती है, गर्मी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, और इससे हमें अर्जित ज्ञान होता है कि ऋतुएं 6 हमारे मतलब कि 6 महीने से ऋतुएं क्या होती है, परिवर्तित होती है। 6 महीने का मतलब मैंने ये कहा आपको सामान्य तौर से कि एक बार पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ता है और एक बार पृथ्वी का तापमान कम घटता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋतु परिवर्तन वाली बात होती है वो भी क्या होती है, क्रमबद्ध होती है, और इससे हमें अर्जित ज्ञान मिलता है कि हम एक निष्कर्ष पर निकले हुए हैं कि भी दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। या 6 महीने हम कह सकते हैं कि सर्दी आएगी और 6 महीने क्या आएगी, गर्मी आएगी। और उनको हम प्रयोगों के द्वारा यदि प्रमाणित कर दें, मतलब लगातार उनका अध्ययन करते हुए हम यदि उसको सालों साल यदि उसको प्रमाणित कर दें और उसी को वर्गीकृत कर ले। वर्गीकृत का मतलब हम कह सकते हैं कि 6 महीने सर्दी होती है, 6 महीने
गर्मी होती है उसमें भी हम वर्गीकरण कर ले कि भी 3 महीने ऐसा मौसम रहेगा, 3 महीने ऐसे मौसम होगा। और आज हम देखते हैं कि हमारी जो हम कह सकते हैं कि आने वाले 15 दिन तक की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि हमने उसको प्रयोगों के द्वारा क्या किया है, प्रमाणित कर लिया है। और इसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि विज्ञान की परिभाषा में 3 शब्द महत्वपूर्ण आए। कौन कौन से? क्रमबद्ध होना चाहिए, और अर्जित ज्ञान होगा वो प्रयोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रमाणीकृत होना चाहिए। तभी वो क्या होता है, वर्गीकृत ज्ञान होता है। मतलब उसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं या वर्गीकरण कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। अब हम बात देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। वैज्ञानिक विधि का मतलब ये हो गया कि हमने कोई भी सोच लिया कि ऐसा होगा ऐसा होगा, उसके लिए हमें मतलब कि आगे बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वैज्ञानिक तरीके से हमें सोचना होता है या विज्ञान के तरीके से हमें सोचना होता है। उसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि का मतलब हो गया कि जो भी हमारे सामने समस्या या घटनाएं या जो भी समस्या होती है या घटनाएं होती है उनको हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। वैज्ञानिक ढंग से सोचने का मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, कब कब होता है, या ऐसा ही क्यों होता है। इसका मतलब है कि हम वैज्ञानिक तरीके में से क्यों का प्रश्न जानते हैं। क्यों मतलब वाई, जो भी आप समझते हो कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि एक छोटा बालक होता है या वो क्या करता है, हमसे ये ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछता है क्यों, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो कैसे होता। कहने का मतलब हम जो बच्चे की उत्सुकता देखते हैं वो क्या है, एक वैज्ञानिक तरीके से ही सोच से होती है। अब यदि हम देखें कि हम वैज्ञानिक ढंग से कैसे सोचना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं तो पहली बात ये आती है कि हमें पहला काम ये करना होता है कि समस्या की क्या करनी पड़ती है, पहचान करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा या उदाहरण के द्वारा आपको एक समझाऊंगा। इससे पहले हम स्टेप देख लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या होते हैं। दूसरा चरण होता है कि हमने जो भी समस्या पहचान की है उस पे हम परिकल्पना बनाना चाहते हैं। परिकल्पना मतलब कि हम सोचते हैं कि ये समस्या है, वो कैसे क्यों हो सकती है, इसके बारे में हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। आइडियाज़ का मतलब हो गया हम उनकी परिकल्पनाओं में बनाते हैं कि ऐसा होता तो क्यों होता, या ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इसका मतलब है कि हम परिकल्पनाएं बनाते हैं, या ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम परिकल्पनाएं बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, परिकल्पना बनाने के बाद परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाते हैं कि अब हमें ये बात आई कि कुछ सभी हवाई बातें नहीं हो सकती। हवाई बातों में से कुछ ऐसी परिकल्पनाएं होंगी जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उस पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके प्रयोग करने के बाद हम उस प्रयोग से क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं। आंकड़े का मतलब हो गया कि साइंस को डिफाइन करने के लिए या विज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आंकड़े या डाटा एकत्रित करते हैं। डाटा एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, उन डाटा को एनालिसिस मतलब उनको हम देखते हैं कि मैच करते हैं कि डाटा कैसा है और सभी मैच हो रहे हैं क्या है, मतलब सभी समान रूप से अपनी स्थिति में है क्या। उसी को हम कहते हैं कि आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़े एकत्रित करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं कि आंकड़ों में हम जानते हैं कि गणितीय गणनाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। और आगे बात करते हैं कि आंकड़ों के बाद हम परिणाम निकालते हैं कि कोई भी हमने परिकल्पना की थी उसके आंकड़े इस प्रकार कह रहे हैं तो इसका परिणाम ये होगा। लेकिन हम देखते हैं कि परिणाम तो हमने निकाल लिया, लेकिन वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, तो उसके ऊपर बार बार उस परिणाम के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, पुनः परीक्षण करना पड़ता है। मतलब हम बार बार उसी को क्या करते हैं, पुनः परीक्षण करते हैं। और पुनः परीक्षण करते हैं तो वो आंकड़े या वो डाटा जो अपने स्थायी रूप से सभी तथ्यों के ऊपर पूर्ण रूप से सत्य बैठते हैं या सही या ट्रुथ होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सिद्धांत का सामान्यीकरण करते हैं कि 6 महीने गर्मी होती है या 6 महीने सर्दी होती है। या हम कह सकते हैं कि 6 महीने होगा वो क्या होगा, सूर्य से दूरी हम आंकड़ों के अनुसार से कह सकते हैं कि पृथ्वी की दूरी सूर्य से क्या होती है, कम होती है, और 6 महीने क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब मैंने आपको ये सिंपल बताया, हालांकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी
कम और ज़्यादा भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अलग अलग होने की वजह से भी गर्मी और सर्दी का असर रहता है। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको एक समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था। अब हम देखते हैं कि हमने सिद्धांत का सामान्यीकरण किया। सामान्यीकरण का मतलब हो गया कि हमने नियम दिया या हमने क्या दिया, सूत्र दे दिया। ये हो गया सिद्धांत का सामान्यीकरण। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्हीं तीनों सभी को एक प्रयोग के द्वारा या हम समझाने का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार कि यदि मैं एक गिलास, 2 गिलास पानी लेता हूँ, 2 गिलास क्या लेता हूँ, पानी लेता हूँ, जो क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें एक मात्रा की बात आती है कि हमें एक दे दिया कि नमक दे दिया कि पानी के अंतर्गत नमक कितना घुलता है, पानी के अंतर्गत नमक कितना घुलता है। इसका मतलब है पहली बात कि हमारे सामने घटना या समस्या क्या है कि हमें 2 गिलास पानी दे दिया, 2 गिलास पानी के अंतर्गत हमें ये कहा कि पानी में नमक कितना घुलता है। मैंने पानी कौन सा लिया है, शुद्ध जल लिया है। कहने का मतलब हो गया कि जो हम पानी पीने योग्य पानी काम में लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारी हो गई समस्या। पहली बात तो हमने समस्या की पहचान करना सीखा कि पानी के अंतर्गत हम नमक कितना घोल सकते हैं, ये हमारी होगी ये बनाना, पहचान करना। दूसरा काम हो गया परिकल्पना बनाना। परिकल्पना मतलब कि यदि मैं इसमें नमक कितनी मात्रा में डालूं, 1 ग्राम डालूं जो घुल जाए, 2 ग्राम डालूं तो घुल जाए, 3 ग्राम डालूं तो घुल जाए, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए मैं पानी उसमें नमक घोल सकता हूँ क्या। ये हमारी हो गई परिकल्पनाएं बनाना। फिर बात आती है परीक्षण योग्य परिकल्पना। अब बात ये रहती है कि परीक्षण योग्य परिकल्पना मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पानी की मात्रा अलग अलग कर सकता हूँ, नमक की मात्रा अलग अलग कर सकता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ कि मैं यदि कहता हूँ कि पानी और नमक की मात्रा, यदि मैं पानी 1 लीटर पानी लेता हूँ, 1 लीटर क्या लिया मैंने, पानी लिया, और इसमें नमक कितना घोल सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम नमक। हालांकि इतना घुलता नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि परिकल्पनाएं बना रहे हैं कि 1 लीटर पानी में नमक 100 ग्राम घुल सकता है, ठीक है। फिर यदि मैं अब करता हूँ कि 1 लीटर में यदि पानी की मात्रा में 200 ग्राम करता हूँ तब क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि पानी और नमक दोनों में यदि मैं एक देखता हूँ कि नमक की मात्रा को मैं बढ़ा रहा हूँ, पानी की मैंने मात्रा क्या रखी है, सेम रखी है, तो मैं ये कहता हूँ कि 200 लीटर आप 200 ग्राम नमक डालते हो, तो इसका मतलब होता है कि उसमें क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, जमाव। जमाव का मतलब हो गया कि हम जैसे जैसे 1 लीटर पानी में 200 ग्राम यदि नमक डाल दिया तो कुछ तो पानी के अंतर्गत घुल जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, नीचे कंधे में बैठ जाएगा। अब ये हो गया कि हम परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाने लग गए कि हमने अलग अलग तरीके से कि 1 लीटर में पानी में इतना नमक किया, 1 लीटर पानी में हमने इतना नमक किया। ये परीक्षण योग्य हमारे क्या हो गई, परिकल्पना हो गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो परीक्षण कर रहे हैं उनका हमें आंकड़े एकत्रित करना है। कहने का मतलब अब यदि हम देखते हैं कि अब परीक्षण बनाने के लिए हम क्या करें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी में कि पानी और नमक लेकर के हम देख रहे हैं। तो अब देखो कि यदि मैं 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है और इसमें यदि नमक ऐड करता हूँ, कितना नमक ऐड करता हूँ, कितना NaCl नमक का सूत्र होता है, नमक के यदि ऐड करता हूँ मैं 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऐड करता हूँ वो घुल जाता है। लेकिन जब मैं यदि देखता हूँ कि मैं 200 ग्राम ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, या नीचे कंधे के अंतर्गत नमक होता है वो बैठ जाता है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम पानी 100 ग्राम नमक 1 लीटर जल में घुलता है, 200 ग्राम में क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए हम परिकल्पना में ये कह सकते हैं कि इनके मध्य घुलने वाली संख्या कितनी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि इनके मध्य कुछ आएगी। तो हमारा ये आंकड़ा हो गया 1। ये एक सिचुएशन कहाँ है कि यदि हम देखते हैं,
ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं या गर्म कर देते हैं बर्नर से, क्या कर दिया, इसको ऊर्जा दे दिया, हीट कर दिया या इसको गर्म कर दिया, तो ये पानी में 200 ग्राम नमक है वो भी घुल जाता है। इसका मतलब कि हम देखते हैं कि पानी में दो सिचुएशन आ गई कि 100 ग्राम नमक घुलता है ठंडे पानी में, 200 ग्राम नमक पानी के अंतर्गत नहीं घुलता है, लेकिन जब भी हम इसको गर्म करते हैं तो 200 ग्राम भी घुल जाता है। इसका मतलब हमारे पास अब पानी की कंडीशन में भी एक अंतर आ गया, क्या कि तापमान का। किसका आया, तापमान का। तो हमारा परीक्षण किस में चला गया, दूसरे आंकड़े हो गए अलग अलग तापमान पर। यदि हम देखते हैं कि यही पानी और नमक घोलने वाली बात यदि हम क्या करते हैं, अलग अलग दाब पर करते हैं, यही पानी है और अलग अलग दाब पर करते हैं। दाब का मतलब हो गया कि जैसे आप पृथ्वी पर भी हम जानते हैं कि अलग अलग वायुमंडलीय दाब होता है, अलग अलग क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, नमक घुलने की मात्रा है वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, कि 200 ग्राम घुलेगा या 100 ग्राम घुलेगा। तो कहने का मतलब ये किसकी कंडीशन रहती है, दाब की। किसकी रहती है, दाब की। इसका मतलब कि पानी में नमक घोलने के लिए हमें तापमान का भी ध्यान रखना पड़ता है और दाब का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये भी हमारी बात आ गई किसके, आंकड़े एकत्रित करने में। आंकड़े का कहने मतलब अलग अलग टेम्परेचर हो गया, अलग अलग प्रेशर हो गया, कितनी मात्रा पानी के अंतर्गत नमक है वो घुलता है, ये हमारे हो गए आंकड़े एकत्रित करना। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखा कि यदि हम एक निश्चित ताप और दाब ले लें, क्या ले लें, निश्चित ताप और दाब। इसका मतलब कि यदि मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं मेरी जगह पर हूँ, कहाँ पे, जिस पृथ्वी के अक्षांश के ऊपर स्थित हूँ वहाँ के ऊपर सामान्य ताप और सामान्य दाब की बात करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एनटीपी, जिसको हम बोलते हैं एनटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर। अब मैंने सामान्य ताप और दाब की बात किया, तो सामान्य ताप की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा सामान्य ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है यहाँ का, ठीक है। सामान्य दाब हम कह सकते हैं कि 1 ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM। इसका मतलब 1 ATM या 1 दाब की बात करते हैं तो 1 पास्कल के ऊपर हम यदि सामान्य ताप और दाब पर लेते हैं तो हम जानते हैं कि वही पानी के अंतर्गत हमें क्या मिलाना है, नमक मिलाना है। ऐड हम क्या करें, NaCl, क्या करें, NaCl। तो हमारे पास आंकड़ा क्या आता है कि हम देखते हैं कि यदि हमारे पास H2O की मात्रा और NaCl की मात्रा घुलने का क्या रेशो रहता है। रेशो का मतलब हो गया कि हम क्या करते हैं, अब आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। आंकड़े एकत्रित करने का मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि 1 लीटर आपने क्या लिया, पानी लिया, तो उसमें 100 ग्राम नमक घुलता है। क्या घुलता है, 100 ग्राम नमक घुलता है। 100 ग्राम नमक घुलने का मतलब हो गया कि आपने क्या ले लिया, कि आपने जनरलाइज कर लिया कि यदि आप 1 लीटर पानी लेते हो उसमें 100 ग्राम नमक घोल सकते हो, वो पैंदे के अंतर्गत नहीं बैठता। कहने का मतलब पूर्ण रूप से वो घुलता है। यदि मैं कहता हूँ कि 2 लीटर यदि आपने ले लिया जल, तो इसमें यदि बात करते हैं अलग अलग आंकड़ों से तो हमें मिलता है कि 200 ग्राम घुलता है। और यदि आपने 3 लीटर लिया है, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 300 ग्राम हम घोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 300 ग्राम घोल सकते हैं। इसका मतलब कि हम परिणाम निकाल लिया कि 1 लीटर जल में 100 ग्राम घुलेगा, 200 लीटर में 200 ग्राम घुलेगा, 3 लीटर में 300 ग्राम घुलेगा। ये हमने परिणाम निकाल लिया। अब बात आती है कि इनका पुनः परीक्षण करते हैं। पुनः परीक्षण मतलब कि हम पानी की मात्रा उतना ही लेते हैं और नमक की मात्रा भी उतना ही लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर को अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसको, तापमान को। तापमान की बात करते हैं तो आप देखते हो कि यदि तापमान का मान, यदि आप T का मान कम करते हो, T का मान यदि आप टेम्परेचर का मान यदि आप कम करते हो, इसका मतलब हो गया कि T की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यदि T की वैल्यू आप कम करते हो, इसका मतलब T की वैल्यू आप यदि कम करते हो तो NaCl की घुलने की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने आपको
आगे के आंकड़े के अनुसार बताया, लेकिन आपको समझना है कि यदि हमने टेम्परेचर का मान कम किया तो नमक कम घुलता है, और यदि हमने टेम्परेचर का मान, तापमान का मान यदि ज़्यादा किए तो नमक क्या होता है, ज़्यादा घुलता है। ये हमारी सामान्य दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है, नमक और पानी, जिसको हम देखते हैं कि गर्म करके ज़्यादा घोलते हैं। ठीक है, ये बात आगे। दूसरी बात यदि हम देखते हैं किसकी, यदि मैं बात करता हूँ पी की, दाब का मान यदि बढ़ता है, दाब का मान यदि घटता है, बढ़ता है, तो NaCl की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पे आपको थोड़ा सा देखने से ये मिलेगा क्या, कि यदि दाब का मान यदि आप बढ़ाते हो तो NaCl के घुलने की मात्रा, नमक के घुलने की मात्रा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। और यदि आप दाब बढ़ाते हो, इसका मतलब दाब कम करते हो, तो NaCl की मात्रा घुलने की क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि इनको ताप और दाब पे अलग अलग हमने क्या किया, पुनः परीक्षण किया। पुनः परीक्षण के बाद हम सिद्धांत का सामान्यीकरण कर सकते हैं, या नियम या सूत्र दे सकते हैं। कैसे, कि सामान्य ताप व दाब पर 1 लीटर जल के अंतर्गत 100 ग्राम नमक घुलता है। ये हमारा क्या हो गया, किसी भी वैज्ञानिक विधि में सिद्धांत का सामान्यीकरण हो गया। क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि आज से हम हमारा नया शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हम आगे विज्ञान की शाखाओं में हम क्या क्या देखते हैं, या जो भी, इसके लिए आप साथ बने रहे। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत हम किस ब्रांच में, या वैज्ञानिक तरीके से हम किस ब्रांच में विज्ञान को हम पढ़ते हैं। विज्ञान को पढ़ने के लिए हमको देखते हैं कि विज्ञान या प्रकृति विज्ञान की बात करते हैं तो इसको हम 2 शाखाओं में बांटते हैं। 2 शाखा का मतलब ये हो गया कि हम विज्ञान बहुत बड़ा विषय है। क्या है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इनको हम अलग अलग भागों में विभाजित करके, हम मतलब अलग अलग शाखाओं में विभाजित करके हम अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर या किसी भी विशेष ज्ञान के लिए हम जो अलग अलग शाखाओं का उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे कि हम देखते हैं विज्ञान का पहला विभाजन हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन से हो गए, जिससे हम बात करते हैं। पहले आता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब हो गया जो हमारे चारों ओर भौतिक रूप से उपस्थित है। भौतिक रूप से उपस्थित होने का मतलब है, चाहे आप मेरे सामने बैठे हो तो भी आप भौतिक रूप से उपस्थित हो, और यदि जो भी निर्जीव वस्तु है, जो भी मेरे सामने बैठे हुए, वो भी क्या है, भौतिक रूप से उपस्थित है। अब निर्जीव वस्तु हो गई, और दूसरी क्या होगी, आप मेरे सामने बैठे हो, इसका मतलब है कि आप सजीव हो। इसलिए हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। कैसे, एक तो भौतिक विज्ञान होगी जो निर्जीव वस्तु है। निर्जीव का मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं है। जीवन का मतलब आप समझ गए होंगे। जीवन होने का मतलब वो ये होता है कि हम उसको कहते हैं जीवन, जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या होगी, श्वास लेगा, मतलब ऑक्सीकरण करेगा। यदि हम बात करते हैं कि वो क्या करेगा, पोषण करेगा। पोषण मतलब उसके शरीर को ऊर्जा के लिए वो क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। किस माध्यम से करेगा, पोषण के माध्यम से। ठीक है। तीसरी बात, जो भी उसने पोषण किया है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह गए तो उसका क्या करेगा, वो उत्सर्जन करेगा। ये भी बात हो गई। इसका मतलब कि सजीवों में क्या होता है कि पोषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित होती है, ऊर्जा से ही उसका शरीर क्या होता है, चलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी पूरा भौतिक जगत होते हैं, उसमें सभी में कहीं ना कहीं ऊर्जा होती है, वो काम में आती है, जो क्या करती है, उसके शरीर को या उसके सिस्टम को चलाने का कार्य करती है। फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो फिजिकल साइंस में हम देखते हैं कि सभी निर्जीव वस्तु होती है जिसमें लाइफ नहीं होता, वो निर्जीव वस्तु होती है, वो ही क्या आती है, भौतिक विज्ञान में आती है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में हम देखते हैं कि जिनमें लाइफ होती है, या हम कह सकते हैं कि जो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। सजीव में आप जानते हो कि पेड़ पौधे और मनुष्य सभी जीव, और वो क्या आते हैं, सभी लाइफ साइंस में आते हैं। कहने का मतलब जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। जीवन होने का मतलब उनका एक शरीर होगा, शरीर के अंतर्गत वो श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, पोषण करेगा, और एक स्थिति से उसका जीवन होगा, और उसके बाद उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। वो क्या आती है, लाइफ साइंस के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस की हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में पहली शाखा की हम बात करते हैं भौतिकी। भौतिकी का मतलब होता है
कि जो हमें फिजिकली रूप से जो सामने दिखाई देती है, फिजिक्स के मतलब हो गया जो हमें आसपास होने वाली घटनाएं जो हमें हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें महसूस होती है, वो इसमें शाखा में गिनी जाती है, किसमें, भौतिकी में, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। दूसरी बात आती है रासायनिकी। रासायनिक के अंतर्गत जो सूक्ष्म पदार्थ है उनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें उनके रसायन से नए पदार्थ का बनना या नए पदार्थों का टूटना, या हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को हम या द्रव्य को हम तोड़ते हैं तो उनकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं, और उनके आपस में होने वाली अभिक्रियाओं के रूप में अध्ययन करते हैं, वो किस में आता है, रसायन विज्ञान में आता है। फिर अब बात करते हैं भूगर्भिकी या हम बात करें जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब हो गया भूगर्भिकी, भूमि के जो गर्भ में छुपा हुआ है उसके बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं वो किस में आता है, भूगर्भिकी। और यदि बात करते हैं खगोलिकी, खगोलिकी का मतलब हो गया एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो खगोल है जिनके बारे में हम देखते हैं कि खगोलिकी, खगोलीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, खगोलिकी कहलाती है। खगोलिकी कहलाती है। इसका मतलब हो गया कि हम जो अंतरिक्ष में देखते हैं खगोलिकी का सीधा सा अर्थ, खगोलिकी का सीधा सा अर्थ हम लेते हैं कि खगोलिकी के अंतर्गत, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम किस में लेते हैं कि जो खगोलीय पिंड है, जैसे हमारे चारों ओर जब हम देखते हैं तो खगोल में बड़े बड़े पिंड, जैसे क्या हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गई, सौर परिवार हो गया, आकाश गंगा हो गया, वो सभी किस में आती है, खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आती है। अगली हम शाखा की बात करते हैं गणित। गणित होती है वो हमें क्या करती है, लॉजिक, तर्क शक्ति प्रदान करती है। नियम या सूत्र होते हैं उनको हमें किस में लिखना चाहते हैं, सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं, तो किसी आंकड़ों का जो प्रबंध होता है वो सूत्र के रूप में होता है, उसे हम कहते हैं गणित। और गणित के अंतर्गत आप जानते हो क्योंकि आपका बहुत मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम देखते हैं, देखो जीव विज्ञान की बात करते हैं। जीव विज्ञान में क्या आएगा, जीव विज्ञान में हम देखते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की बात करते हैं। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में जीव विज्ञान में क्या आएगा कि चिकित्सा विज्ञान, पहली बात, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र क्रांति के अंतर्गत जो विज्ञान का उपयोग किया जाता है वो क्या आती है, चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में हम देखते हैं कि जो भी दवाइयाँ होगी, जो रसायन का प्रयोग किया जाता है हमारे रोगों को रोकने के लिए, इसका मतलब हो गया कि चिकित्सा विज्ञान में रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या आ गई, चिकित्सा के क्षेत्र में काम होता है, तो चिकित्सा विज्ञान में पढ़ेंगे। और यदि किसी जीवों के द्वारा यदि कोई रोग ठीक करने के लिए काम आता है, हमारी चिकित्सा रोगों को ठीक करने के लिए काम आता है, तो हम उसी को भी काम में लेते हैं। इसलिए हम मेडिकल साइंस को हम अलग से पढ़ते हैं, जिससे MBBS या डॉक्टर जो भी है वो पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र का मतलब हो गया बॉटनी। बॉटनी वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम पादप जो संपोषी होते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं, जो क्या होते हैं, संपोषी होते हैं। संपोषी का मतलब होता है जो हरे होते हैं। हरे होने का मतलब क्या हुआ, हरे होने का मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब ये हुआ कि जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने भोजन में बदलने के लिए सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे हम बोलते हैं संपोषी। संपोषी में सभी पादप आते हैं जो क्या होते हैं, हरे होते हैं। इसका मतलब पादप होते हैं वो किसी से भोजन काम में नहीं लेते या किसी से लेते नहीं है, वो सिर्फ अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको संपोषी कहा गया। अब वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम जो भी संपोषी पादप होते हैं उनका यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारे अगला जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जूलॉजी में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वो प्राणी कौन होंगे, प्राणी वो होंगे जिनकी यदि हम बात करते हैं जो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। कहने का मतलब भोजन होता है वो अपना क्या बनाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। दूसरा मतलब कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब वो स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। वो हिट्रोटॉपिक या विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब या तो वो पादप पे या जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, और वो क्या होते हैं, सभी प्राणी होते हैं। उनको हम अध्ययन करते हैं जूलॉजी या प्राणी विज्ञान के अंतर्गत।
अब हम बात करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार हम इनको अलग अलग बांट लेते हैं। अब यदि कुछ एक हमारे विज्ञान के अंतर्गत हम जिनके शाखाओं का और अध्ययन करते हैं जो हमारी जनरल साइंस में पूछी जाती है, उसके बारे में देखते हैं कि ये सामान्य शाखाओं का मैंने आपको नाम लिख के दिया है। इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि इनके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं। इसमें देखिए आपकी पहली आती है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का मतलब होता है जीव के जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, उसमें काट छांट कर सकते हो। काट छांट करके आप उसको उपयोगी जीव के रूप में बदलना चाहते हो। यानी का मतलब हो गया कि किसी भी जीव के डीएनए में काट छांट करके उसमें आप क्या कर सकते हो, काट छांट करके उसके किसी रोग से निदान दिला सकते हो, या उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण डाल सकते हो जिससे उस जीव को क्या हो, फायदा हो। ये सभी चीज़ किस में आती है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में आती है। आनुवंशिकी का मतलब होता है कि यदि हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों से लेकर के हम आज तक कितने परिवर्तन हुए या हम कैसे बने, या आनुवंशिक रूप से जो चलने वाले गुण होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, वो आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है। और अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब हो गया, उसमें आप इंजीनियरिंग के द्वारा या उसमें काट छांट या टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसमें क्या कर सकते हो, काट छांटे कर सकते हो। अगला सब्जेक्ट आता है आपका कौन सा, कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान के रूप में आज सूचना तकनीक के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंप्यूटर है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज जो भी सजीव होता है उसमें थकान महसूस होती है, आलस महसूस होता है। मतलब जो सजीव में जो अवगुण मिलते हैं वो कंप्यूटर में अवगुण नहीं मिलते हैं। वजह क्या है कि वो एक मशीन है, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी से द्वारा देते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा के द्वारा देते हैं, तो वो लगातार काम करता रहता है। इसलिए हम कंप्यूटर विज्ञान की बात करते हैं तो इसको विज्ञान में किस लिए जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर है वो लगातार एक नियम के ऊपर और लगातार चलता है या सही तथ्यों के आधार पर चलता है। अगली हम बात करते हैं सूचना तकनीकी, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आज सूचना का संचार माध्यम है, कैसे, यदि हम बात करते हैं कि शुरुआत में टेलीग्राम था, उसके बाद क्या हुआ, फ़ोन का आविष्कार हुआ, उसके बाद यदि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम जानते हैं कंप्यूटर आ गया, फिर इंटरनेट आ गई। इंटरनेट आने के बाद आज हम अपनी बात को या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए हम क्या हो गए, इतने फास्ट हो गए कि जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप अपने सामने मुझे देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि सूचना तकनीकी के तहत हम सूचनाओं का आदान प्रदान की वाली बात है, जो तरीके हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सूचना तकनीकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि आज मोबाइल क्रांति में यदि बात करते हैं तो 5G और 6G की बातें होती है। आगे हम देखते हैं आगे वाली ब्रांच जैव तकनीकी, जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक की बात करते हैं तो इसमें जीवों के बारे में जो मॉडिफाइड किए जाते हैं या जीवों में अलग रूप से पहचान डाल दी जाती है, जिससे कि उस जीव में क्या हो, उपयोगी वस्तु या हम कह सकते हैं उपयोगी जीव बनाया जाता हो। वो किस में काम आते हैं, जैव तकनीकी के। जैसे कि आपने नाम सुना होगा डोली, या जो शुरुआत में भेड़ बनी थी, उसका मतलब है वो जीवों के ऊपर अध्ययन करके उसमें टेक्नोलॉजी जीन के द्वारा या उसके ऊपर जीवों के द्वारा उसमें मॉडिफाइड किया गया। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैव तकनीकी के द्वारा हम देखते हैं कि फसल उत्पादन में हम जानते हैं कि हमारा बीटी कपास नाम सुना होगा आपने। ये बीटी कपास होता है वो क्या होता है, जो कपास में हानिकारक जीवाणु हानिकारक कीड़े होते हैं उनको रोकने के लिए काम में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिलस थुरिजिनस नामक जीन को डाला गया है, जो क्या करता है, जो इसको कपास के पौधे को खाता है उन जीवों के लिए वो क्या होता है, घातक होता है। तो इसलिए इसको बीटी कपास या बेसिलस थुरिजिम कपास या बीटी विष के नाम से इसको जाना जाता है। ये सभी किससे संबंधित हो गए, जैव तकनीकी के। इन्हीं शाखाओं के बारे में हम जनरल साइंस में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इनके अलग अलग रूप हम अलग अलग तरीके से इनमें आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाएंगे। और इसी के साथ हम हमारे अगले
टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, जो मैं ले रहा हूँ रासायनिक विज्ञान से। रासायनिक विज्ञान का मतलब हो गया कि शुरू से हम बात करते हैं कि रासायनिक विज्ञान में हम बात करते हैं छोटे छोटे जो भी हमारे पास मैटर है, या जो रेत के कण है, या जो कंकड़ पत्थर है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि ये इन्हीं से हम क्या बना सकते हैं, रासायनिक बना सकते हैं। कैसे कि यदि हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हम जानते हैं कि ग्रीक वर्ड होता है कीमिया से हुई है। कीमिया का मतलब होता है मिट्टी। अब इसका मतलब हो गया कि मैं कोई मिट्टी का अध्ययन नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये अध्ययन करवा रहा हूँ कि मिट्टी में बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि क्या मिलते हैं, मैटर हो गया या द्रव्य हो गया या मैटर मिलते हैं, जो क्या एक रासायनिक तौर के ऊपर उनके अलग अलग गुण होते हैं। उन्हीं आधार पर हम देखते हैं कि पदार्थ की संरचना की बात करते हैं। पदार्थ की संरचना एवं अणु क्या होगा, इसके हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल की बात करते हैं रसायन विज्ञान में, तो हम देखते हैं कि पहला बात आती है कि पदार्थ या द्रव्य या मैटर क्या है। पदार्थ, द्रव्य या मैटर क्या है। जैसे मेरे सामने सभी आप बैठे हो, जो भी यहाँ पे निर्जीव है वो सभी के सभी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि यदि उनको अलग अलग ताप या दाब पर उनको यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो एक नए प्रकार का यौगिक या द्रव्य बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो आसपास दिखाई देने वाली सभी चीज़ें क्या है, द्रव्य पदार्थ होता है। इसका मतलब हम उसको द्रव्य को डिफाइन कैसे करें कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है शरीर में कितनी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। जैसे सूंघना हो गया, चखना हो गया, मतलब आपको स्वाद का पता चलता है, सूंघने से आपको सुगंध का पता चलता है, त्वचा से आपको दाब और ताप का पता चलता है, कानों से आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। इसका मतलब कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, इनके द्वारा जो हम महसूस करते हैं वो सभी क्या है, द्रव्य है। वो सभी क्या है, द्रव्य है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो महसूस करते हैं वो सभी क्या है, द्रव्य है। अब द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य का हमेशा क्या होगा, आप जानते हो द्रव्यमान होता है, जिसको हम बोलते हैं मास या द्रव्यमान होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, भार होता है। ये भार वाले शब्द की बात कैसे करते हैं, मास अलग होता है, भार अलग होता है। किस प्रकार कि यदि आप देखते हो कि W भार की यदि हम बात करते हैं, भार वेट, जिसको हम लिखते हैं W से, इंग्लिश वर्ड का इसलिए यूज किया जाता है कि आप जानते हो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वर्जन को क्या दी जाती है, परीक्षाओं में मान्यता दी जाती है ज़्यादातर कि इंग्लिश वर्जन ही सही मान्य रूप में होगा। तो आप, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जब भी एक शब्द देखोगे तो उसका इंग्लिश शब्द भी आप साथ याद रखोगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये द्रव्यमान अलग शब्द है, ये भार अलग शब्द है। किस प्रकार है कि जब देखते हो कि भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान M मतलब मास, द्रव्यमान और इसके साथ गुणा करोगे आप G मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। इससे आपका क्या निकलता है, भार निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर हो, चाहे द्रव्य हो, या आप कह सकते हो पदार्थ हो, उसका द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहता है, स्थायी रहता है। द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहता है, स्थायी रहता है, क्योंकि वो उसका द्रव्य है। लेकिन उसका भार, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जोड़ा गुणा होता है, इसलिए मतलब उसका भार क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। किस प्रकार कि यदि मैं एक पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के ऊपर तोलता हूँ, किस पे तोलता हूँ, पृथ्वी पर, मान लो कि वो आपका 60 kg का है। कितना है, 60 किलो का। इसका मतलब कि ये 60 kg वजन था, वो कैसे आया कि उसका कुछ ना कुछ m होगा, और g पृथ्वी के ऊपर इसकी g की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 10 होती है, इसका मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से। लेकिन इसका मान कितना होता है, हम देखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको 9.8 ही याद रखना है। गुणा और भाग करने के लिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, 10 से लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि 10 है, तब उसका मास होगा, उससे गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, भार मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका द्रव्यमान कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6। कितना है, 6। तो द्रव्यमान अलग क्वांटिटी है और गुरुत्वीय त्वरण होते हैं वो अलग बात होती है। जो उसका आकर्षण बल होता है पृथ्वी का, वो क्या कहलाता है, जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण।
अब हम इसको समझ लेंगे, हम कह सकते हैं कि द्रव्य या पदार्थ मैटर क्या होता है, जो हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस होता है, और द्रव्य का हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हैं तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य में क्या होता है, भार होता है। द्रव्य में क्या होता है, भार होता है। अब यदि हम बात करें कि द्रव्य के गुण धर्म क्या है, गुण धर्म की बात करते हैं कि इसमें हमेशा क्या होगा, हम जो भी पदार्थ है मैटर लेंगे उसमें 3 गुण धर्म आपको विशेष रूप से मिलते हैं। कौन सा? पहली बात तो ये होगी कि इसका द्रव्यमान तो होता है, सही बात है। दूसरी बात ये है कि इनमें यदि हम देखते हैं कि द्रव्यमान, जो द्रव्य होता है उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान का मतलब जो भी द्रव्य पदार्थ होगा उनके कणों के मध्य थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, आपको खाली स्थान मिलेगा, रिक्त स्थान, खाली स्थान मिलेगा। कैसे? इसको प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं कि यदि आप पानी में क्या मिलाओ, कुछ कलर वाली चीज मिलाओ। क्या मिलाओ? कलर वाले। जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो देखो, यदि आपने पानी में क्या किया है, कोई कलर मिला है, कलर का मतलब होता है आपने शाही मिला दी। क्या मिला दी आपने? शाही। शाही का मतलब कि यदि आप देखते हो शाही मिला दी, इसका मतलब कि यदि आप एक गिलास आपने क्या लिया, पानी लिया, पानी के अंतर्गत आपने क्या मिलाया, शाही। क्या मिला दिया आपने? इंक मिला दी। इंक मिला दिया। इंक मिलाया तो आप देखते हो कि उसमें आपने एक ड्रॉप या एक बूंद यदि इसमें डाली है तो धीरे धीरे वो क्या होगी, पूरे पानी के अंतर्गत क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इंक डाली, वो तो क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन इसके अणु इतने बड़े होते हैं कि पानी के अंतर्गत पूरा क्या होता है, आंतरिक स्थानों पर नहीं जा पाता। इसलिए हम क्या, मैंने लिखा है KMnO4, KMnO4 पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट को। पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं नीला रंग। इसका क्या होता है? नीला रंग। नीला रंग होता है। इसको यदि हम पानी के अंतर्गत घोलते हैं तो किस रूप में होता है, जैसे फिटकड़ी होती है उसी प्रकार से पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, जो नीले रंग का होता है। जब इसको हम किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये समान रूप से क्या होता है, चीनी की तरह उसमें घुल जाता है। कहने का मतलब कि जो द्रव्य था उसके आयतन नहीं बढ़ाता है उतना ही द्रव्य रहता है, लेकिन ये घुलता है तो उसके अंदर पूरे के पूरे पानी के अंतर्गत पूरा समान रूप से घुल जाता है और पानी का कलर क्या कर देता है, नीला कर देता है। इसका मतलब होता है कि कणों के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। अब यदि हम अगली बात करें कि कणों के मध्य के निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। कण जो होते हैं उनके कण क्या होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के कण होते हैं और निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इसका मतलब कि आपने जो KMnO4 मिलाया था, KMnO4 मिलाया था, ये KMnO4 है, ये क्या हुआ, एक जगह नहीं घुला, सभी जगहों में समान रूप से घुलता है। इसका मतलब ये है कि द्रव्य के कण है वो एक दूसरी जगह पर क्या होते हैं, जाते रहते हैं। इसका मतलब है कि उसमें गतिशीलता मिलती है। दूसरी बात यदि हम बात करते हैं कि गैस होती है, गैस के अंतर्गत हमारे कमरे में गैस है, यदि आप इत्र या आप धूप बत्ती या धूप या अगरबत्ती जलाते हो तो इसका मतलब हो गया कि जब आप जाते हो कि जब ये इत्र या धूप बत्ती होती है उसको आप जलाते हो, उसके बाद पूरे कमरे में समान रूप से क्या होती है, सुगंध होती है। या इत्र की भी क्या होती है, समान रूप से सुगंध होती है। इसका मतलब कि इत्र होता है वो क्या होती है, गैसीय अवस्था में समान रूप से कमरे की गैस में क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगली हम बात करते हैं कि द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करने का मतलब हो गया कि जो भी द्रव्य के पदार्थ या जो कण होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं। बंधने का मतलब है कि उनके मध्य क्या मिलेगा, आपको आकर्षण बल मिलेगा, इसलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब यही है कि वो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई पदार्थ की अवस्था देखते हैं, यदि आप ठोस में देखते हो तो सभी ठोस आकृति मिलती है, कुछ ना कुछ इसकी आकृति मिलती है। द्रव्य में भी यदि देखते हैं तो द्रव्य के कण भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए मिलते हैं। लेकिन गैस में आप देखते हो तो द्रव्य आप देख ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या है कि गैस के अणु थोड़े मुक्त रूप से क्या रहते हैं, स्वतंत्र
रहते हैं। ये हो गए हमारे द्रव्य के गुण या द्रव्य या मैटर या इनके गुण। अब द्रव्य के प्रकार की बात करते हैं। द्रव्य के प्रकार का मतलब हो गया कि जब आप देखते हो, द्रव्य के प्रकार की बात देखते हैं तो देखो कि द्रव्य के प्रकार तो हम देखते हैं कि भी द्रव्य होगा, हम जानते हैं कि जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है, द्रव्य है। लेकिन उसके प्रकार की बात करते हैं तो द्रव्य के प्रकार में हम देखते हैं कि संगठन या घटक या अव्यय, आपने कोई द्रव्य पदार्थ लिया है, उसमें संगठन मिलने वाली जो चीज़ है या उसके घटक या उसके अव्यय, मतलब एक ही प्रकार के पदार्थ या अलग अलग प्रकार के पदार्थ है। इसका मतलब हो गया कि इनको हम द्रव्य के प्रकार में अंतर्गत हम इसको शुद्ध रूप से और अशुद्ध रूप से द्रव्य में बांट सकते हैं। शुद्ध रूप से बांटने का मतलब हो गया कि जिस आपने जो पदार्थ लिया है वो एक ही प्रकार के अव्यय या घटक से बना हो, किसे, एक ही प्रकार के, या उसका संगठन एक ही प्रकार का हो, वो द्रव्य क्या कहलाता है, शुद्ध द्रव्य कहलाता है। जैसे समान घटक हो, यदि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लोहा आयरन होता है, आयरन बोलते हैं इसको, Fe, सिंबल प्रतीक चिन्ह इसका होता है Fe। इसका मतलब लोहे को Fe सिंबल इसलिए दिया गया है कि इसका नाम होता है आयरन, इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, हिंदी में इसको लोहा बोलते हैं, और ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं फेरियम। फेरियम का मतलब भी क्या होता है, लोहा ही होता है। तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत लगभग सभी किससे लिया है, ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। तो ये लोहा होता है। अब यदि आप लोहे का एक टुकड़ा उठाते हो, वो भी क्या आपका द्रव्य है। द्रव्य को यदि आप उसमें देखते हो कि सभी के सभी घटक या अव्यय है वो सभी क्या है, लोहा ही है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, शुद्ध द्रव्य है। दूसरी बात करता हूं मैं सोना, या हम इसको बोलते हैं गोल्ड, या इसका सिंबल होता है Au, ओरम। ओरम का मतलब ग्रीक वर्ड है, और इसको सोना होता है, आप जानते हो गोल्ड। जिसको देखते हो तो उसमें पूरा का पूरा सोना होता है। उसमें क्या होता है, यदि 100% सोने के अणु मिलते हैं या परमाणु मिलते हैं, उसके घटक समान होते हैं, इसका मतलब है कि सोने होता है वो क्या होता है, यदि 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है, इसका मतलब है कि वो शुद्ध द्रव्य कहलाता है। और जिसको हम सोने को मापते किस में, कैरेट में, किस में मापते हैं, कैरेट में, और 24 कैरेट होता है वो क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। तो हमने देखते हैं कि शुद्ध द्रव्य किस में बोलेंगे, कि जिसमें घटक या समान अव्यय हो, एक ही प्रकार के अव्यय हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार मिलता हो, उसी को बोलते हैं हम शुद्ध द्रव्य। जैसे हम प्योर घी बोलते हैं, प्योर घी का मतलब क्या होता है कि जो घी है वो एक ही प्रकार के अव्यय से मिलकर बना, मतलब एक ही प्रकार के क्या है उसमें फैटी एसिड है, या हम कह सकते हैं उसमें एक ही प्रकार के क्या है, एक ही प्रकार के क्या है, वसा अम्ल मिलते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं उसको प्योर घी या शुद्ध। अब प्योर घी की बात नहीं हो रही, शुद्ध द्रव्य की बात हो रही है। अशुद्ध द्रव्य की बात करते हैं हम। अशुद्ध मतलब उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिला दी गई है, या उसमें उसके जैसी कुछ ना कुछ अशुद्धि मिल जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्योर। इम्प्योर इसका मतलब होगा कि इम्प्योर होगा, उसमें दो या दो से अधिक क्या होगी, संगठन या घटक या अव्यय मिलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्योर। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, पहली बात करता हूं मैं वायु। वायु में देखो, हमारे वायु के अंतर्गत हम जानते हैं कि वायुमंडल है। वायु में क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल की बात करते हैं तो इसमें देखो, वायु के अंतर्गत हम वायुमंडल में बात करते हैं तो आपके नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, ओजोन गैस मिलती है, और यदि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, और यदि बात करूं तो एक्रिय गैस मिलती है। कौन सी मिलती है, एक्रिय गैस। अब इसमें यदि हम बात करें तो वायुमंडल में एक ही प्रकार की गैस नहीं है, इसलिए क्या है, शुद्ध द्रव्य नहीं। वायुमंडल के अंतर्गत क्या है, बहुत प्रकार की गैस होगी, इसलिए अशुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, ओजोन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और एक्रिय गैस होगी। अब इसका मतलब है, एक्रिय गैस उनको बोलते हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती या जिसके अणु नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब है कि वायुमंडल क्या है, एक अशुद्ध इम्प्योर क्या है, मैटर है।
और यदि बात करें मिट्टी में यदि आप देखते हो तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत देखते हो तो आप अलग अलग प्रकार के उसमें क्या मिल जाते हैं, संगठन या घटक मिल जाते हैं। और एक एग्जांपल मैंने लिया है कोल्ड ड्रिंक जो भी आप गर्मियों में जो पीते हो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती है, मतलब पानी के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो क्या होगी, टोटल अशुद्ध द्रव्य। अब हम आगे बात करते हैं कि पदार्थ की संरचना में हमने ये देख लिया है कि मैटर या द्रव्य क्या होते हैं, और द्रव्य के प्रकार यदि संगठन या घटक के आधार पर हम देखते हैं तो शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य कहलाता है।